press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं जहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड। पार्ट 1 हमने पढ़ चुका है और वो हमने अपलोड भी कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लिखेंगे, साथ में आपके साथ लिखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, वो है व्हाट इज SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, ई नोट से मैंने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है वो दिए गए हैं C⁻⁻2 N1 और M⁻⁻2। ऑप्शन बी है वो दिया गया है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -2। ऑप्शन सी है वो दिया गया है N1C2 M-2 और ऑप्शन जो डी है वो दिया गया है N-1 C² और M²। हमें बताना है कि इसका डायमेंशन क्या रहे, इसकी यूनिट क्या रहेगी परमिटिविटी की, ठीक है। निकालें, देखते हैं। हमें पता है जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 R²। हमें इस एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है, तो इसको मैं पीछे ले आता हूँ और इसको मैं ऊपर दे देता हूँ। तो यहाँ से आ गया। इस ई नोट की हमें निकालनी थी। चार्ज की क्या होता है, कूलम्ब 2 हैं तो 2 रह गए। नीचे क्या है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। हमें पता है 1/4 पाई कॉन्स्टेंट इनकी कुछ होती नहीं है। और अपॉन में आर क्या है, मीटर स्क्वायर। और तो इसलिए मैं जब इसको सोल्व करता हूँ तो हमारा आंसर आया ये वाला। अब ये मैच करें कौन सा है, C² N-1 C² N-1 ऑप्शन बी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले का, ठीक है। तो इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन से यूनिट जरूर पूछी जाती है, तो आप उसको करते रहें। अगला है SI यूनिट ऑफ K। हमें SI यूनिट निकालनी है। SI यूनिट ऑफ K, और जो K है वो है हमारा कूलम्ब कांस्टेंट। कूलम्ब कांस्टेंट है, ये हमें निकालना है, ठीक है। ऑप्शन दे दें। ऑप्शन दिए गए हैं N1 C-2 M-2। ऑप्शन बी है N2 C2 M2। ऑप्शन सी है N-1 C2 M2 और ऑप्शन डी है N-3 C-2 M-3। ये हमको ऑप्शन दिए गए हैं, हमें निकालनी है क्यों क्या इसकी यूनिट रहेगी, ठीक है। देखें, के निकालने के लिए फॉर्मूला यही होता है के Q1 Q2 R²। इधर से अगर मैं के की वैल्यू निकाल लूँ तो ये सोल्व करने के बाद ऐसी कुछ आएगी। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। रेडियस की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। नीचे क्या रह गया, कूलम्ब स्क्वायर। और इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो कितना आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब -2, ठीक है। ऐसा आया है। जब देखें ये कहाँ पर है, N2C2-2 और ऑप्शन ए है वो हमारा क्या रह गया, करेक्ट, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर एंड वाटर between electron and proton each। ऑप्शन ए है के, जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
ऑप्शन बी है 1/k, ऑप्शन सी है k², और ऑप्शन डी है वो है 0। ये हमें बताना है। अब ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपैरिजन किया जाता है तो वो कहलाएगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन है, उसको नीचे उतारा है। क्वेश्चन नंबर 4, नेचर ऑफ, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स के बीच में कौन सा फोर्स होता है? ऑप्शन ए है रिपल्सिव, ऑप्शन बी है अट्रैक्टिव, ऑप्शन सी है बोथ, या ऑप्शन डी है नन। नन ऑफ देम। तो हमें पता है प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन्स पे चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और दोनों सेम है और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्स। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? रिपल्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? ठीक है। ऑप्शन ए है 0 कूलम, ऑप्शन बी है 1 कूलम, ऑप्शन सी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ऑप्शन डी है 2.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हमको ऑप्शन दिए हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, सीधी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। इसके सामने मैंने नेगेटिव लगा दिया है, वो इसीलिए कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है तो नेगेटिव इस वजह से आया है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये बोल दूं कि चार्ज ऑन एन प्रोटॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन पर जब भी चार्ज पूछा जाएगा तो वो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा वो इतना रहेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन है तो इसके सामने पॉजिटिव साइन मतलब कुछ नहीं, और इलेक्ट्रॉन रहेगा तो नेगेटिव चार्ज लगा दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखें अगला क्वेश्चन है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स डबल। ठीक है, द फोर्स बिटवीन देम बिकम, देन फोर्स बिटवीन देम, तो नया जो फोर्स होगा वो कितना होगा? ऑप्शन ए है आपके पास हाफ डबल, हाफ डबल, 1/4 या नो चेंज। ये हमें देखना है। ये कह रहा है कि जो दो चार्ज पार्टिकल है, मान लो पहले दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये रहे, ये किसी भी डिस्टेंस पे थे तो इन पे ये फोर्स लग रहा था F। अब इन्होंने क्या काम किया है, इस डिस्टेंस को डबल कर दिया है, मतलब अब ये यहाँ से उठा के इसने यहाँ रख दिए, डबल कर दिया है। तो ये डिस्टेंस डबल कर देने से फोर्स कितना हो, तो हमें पता है, हम जाएंगे सीधे कूलम्ब्स लॉ के पास, और कूलम्ब्स लॉ ने बताया हुआ है कि F = होता है K⁻⁻², जहाँ पर चार्ज पार्टिकल में इसमें कोई चेंजमेंट नहीं की है, फोर्स हमें निकालना है। तो जो नया फोर्स है वो कितना होगा? नए फोर्स में जो डिस्टेंस R थी उस R को इसने डबल कर दिया है, मतलब 2R कर दिया है। तो मैं यहाँ पर इस R की जगह पे पुट कर देता हूँ 2R, और
इसका कर देता हूँ स्क्वायर। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो हमारा आंसर आता है 4r²। और ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ 1/4 नीचे आ रहा है। f ये रहा, f डैश ये रही, 1/4 है चेंजमेंट जिसमें भी हो रही है। अगर ऊपर होता तो इंक्रीज हो जाता, नीचे है तो डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा आंसर बन जाएगा 1/4। ठीक है, और ये कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, आंसर क्या जाएगा डिक्रीज। ठीक है, अगर ये टर्म ऊपर आती है हमारी जो चेंजमेंट की है तो वो इंक्रीज कर देता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ठीक है सही। अगर ये कह रहा है कि अगर इसी क्वेश्चन को अगर ये कह दे कि जो डिस्टेंस है वो डबल करने की बजाय अगर वो इस डिस्टेंस को कर देता है 1/4 इसकी डिस्टेंस कर देता है, तो हमारे जो नया फोर्स है वो कितना होगा। ऑप्शन है 1/4, 1/3, ऑप्शन बदल देता हूँ, 1/3, 1/4, हाफ, या ऑप्शन 16 टाइम्स। अगर क्वेश्चन यही हो, वैल्यूज बदल दी जाए तो कितना रहेगा। देखिए पहले जो भी डिस्टेंस थी इतनी थी r पे, लेकिन अब क्या कर रहा है ये, इन चार्ज पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस को 1/4 कर देता है, मतलब इसका चौथा हिस्से में डिक्रीज कर देता है। मान लिया इतना है, इसको मैं r/4 कर देता हूँ। ठीक है, जितनी भी थी उसका चौथा हिस्सा कर दो, उतनी इसने कर दी है, मतलब डिस्टेंस घटा दी है। और हमें पता है डिस्टेंस घट जाती है तो फोर्स इंक्रीज हो जाता है, तो आंसर आएगा इंक्रीज में। कितना आएगा वो देख लेते हैं, लिखेंगे कि जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, लेकिन चेंजमेंट इसने r की जगह पे कर दी है r/4, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ r/4। इसको स्क्वायर करूँ, जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो 16 लग गया आगे और अपोन में r², क्योंकि 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो जितना भी अगर मैं करता हूँ तो वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब इंक्रीज। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या रह जाएगा 16 टाइम्स। हमारा जो नया फोर्स है उतना फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल एक कंसेप्ट याद रखना, अगर ये रेडियस बढ़ा देता है तो फोर्स कम हो जाती है, और डिस्टेंस कम कर देता है तो फोर्स हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगला इसी में कह रहा है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज मेड 1/3, अगर 1/3 कर देता है, 1/3 कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये 1/3 कर देता है तो ऑप्शन है 1/3, हाफ, 1/3, हाफ, 1/4 और 9 टाइम्स। तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। देखें हमारा सब कुछ कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन चाहे किसी पे भी आ जाए, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ लास्ट टाइम ऐसा। अब इसने कहा दो चार्ज पार्टिकल है, उनकी जो डिस्टेंस है वो 1/3 कर दी है, जितनी भी थी उसका r/3 हिस्सा कर दिया, मतलब कम कर दिया। तो नया फोर्स बताना है, तो यहाँ पर r है वो कितनी हो गई r/3, तो डायरेक्ट लगा दो कितना होगा, Q1 और Q2 में कोई चेंजमेंट की नहीं, r को इसमें लिखा है r/3, और इसका स्क्वायर जैसे सोल्व करेंगे तो 9 ऊपर चला जाता है और नीचे रह गया ये, और 9 अगर ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब इंक्रीज, और हमारा आंसर कितना आ गया 9 टाइम्स। हमारा जो फोर्स है वो हमारा बढ़ जाता है। तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हो बिना इस कॉपी पेन के भी। कैसे, ये देख लो डिस्टेंस बढ़ा रहा है घटा रहा है, अगर ये डिस्टेंस मान लो घटा रहा है, ठीक है, तो हमारा फोर्स बढ़ेगा, जितना घटा रहा है उतना का स्क्वायर कर दो। 3 है तो 3 को स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9 टाइम्स इंक्रीज। ठीक है, और ये थर्ड 3 गुना अगर बढ़ा देता तो हमारा 1/9 टाइम्स हमारा फोर्स डिक्रीज हो जाता। तो ठीक है, बस एक बार ध्यान रखें, इंक्रीज और डिक्रीज के लिए कंसेप्ट देख लें कि आर बढ़ रही है घट रही है। अगर आर बढ़ रही है तो फोर्स कम हो जाता है, और आर घट रही है तो फोर्स बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वो है ये, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग on a
इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P placed parallel to electric field. Electric dipole placed parallel to इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारा ये जो डाइपोल मोमेंट है P वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए तो हमारा जो टॉर्क है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? ऑप्शन है PE, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी P अपॉन में E, ऑप्शन डी P स्क्वायर और E स्क्वायर। ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जब भी किसी टॉर्क को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को जब भी हम प्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में तो टॉर्क कितना लगेगा। तो हमें पता है जो टॉर्क होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PE sin थीटा। ये पूरे डेरिवेशन से आता है कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। अब ये कह रहा है P और E दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल अगर होते हैं तो हमारा एंगल वो कितना होता है 0 डिग्री और साइन 0 कितना होता है 0। तो इस सारे टर्म को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो सारी टर्म कितनी हो जाएगी 0। तो हमारा जो टॉर्क है वो हमारा कितना होगा 0, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ये पूछ ले, अगला ये बना देता हूँ मैं, एट व्हाट कंडीशन, क्वेश्चन है अगला, एट व्हाट कंडीशन टॉर्क मैक्सिमम, कौन सी कंडीशन रहेगी जहां पर टॉर्क है वो हमारा मैक्सिमम होगा। ऑप्शन है जब थीटा हमारा 0 डिग्री हो, ऑप्शन बी जब थीटा हमारा 180 डिग्री हो, ऑप्शन सी जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो, या ऑप्शन डी नन। अगर इनमें से कुछ नहीं तो हमें पता है अभी कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता था PE sin ऑफ थीटा और यहाँ पर मैक्सिमम हमें दिखाना है। मैक्सिमम दिखाने का मतलब है P और E में कोई चेंजमेंट नहीं हो रही तो हम चेंजमेंट कर सकते हैं इस एंगल की टर्म में। तो इस एंगल में साइन थीटा में वो एंगल देखना है जहाँ पर साइन थीटा मैक्सिमम होता है। और हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू साइन की 1 ही हो सकती है और वो साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे। तो साइन 90 हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो इसके अंदर मैं कुछ करूँगा तो हमारी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी मैक्सिमम। तो हमारा जो टॉर्क है वो हो जाएगा PE के बराबर, ठीक है। तो ये तो था हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया गया है। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या होती है। ऑप्शन ए है फैराड, ऑप्शन बी है स्टैट कूलम्ब, ऑप्शन सी है वोल्ट और ऑप्शन डी है एम्पेयर। तो ये तो डायरेक्ट हमें पता है कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है फैराड। तो कैपेसिटेंस का आंसर क्या बन जाएगा हमारा फैराड। अगला है अगला क्वेश्चन देखें हमारा वो क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इच कितना होता है। ऑप्शन ए 0, इंफिनिटी, 81 या 92, ठीक है। ये हमें पता है। तो हमें पता है डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट मेटल के लिए कितना होता है इंफिनिटी, क्योंकि वो हमारा क्या हमने पढ़ा था ना K = C/C0 और ये E0 है, E/E0। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस नहीं होता। नीचे हमारा कितना आएगा 0, ऊपर कुछ भी हो तो हमारा आंसर है
वो हमारा कितना बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन है वो है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमें डायमेंशन निकालना है, वो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, पहले वो देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं वो है m1 L-2 T-3 और A-1। ऑप्शन बी है वो दिए गया है m1 L2 T-3 और A-1। ऑप्शन सी है वो है m-1 L-2 T-3 A-2। और ऑप्शन डी है वो है m1 L2 T-2 और A-1। देखते हैं हमें निकालना है डायमेंशन क्या रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमें पता है CV = W अपॉन में क्या हो, फॉर्मूला ये होता है। और यहाँ से V की मेरे को निकालना है, W का मुझे पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो m1 L1 T⁻², फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के लिए L1 हो गया। चार्ज का कितना होता है 80, और इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना है m1 L2 T⁻², A-1 और T-3। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, m1 L2 T⁻³ और A-1। तो हमारा आंसर है वो हमारा कौन सा बन जाएगा, बी। ठीक है, तो ध्यान रखें यूनिट और डायमेंशन पक्का पूछा जाता है तुम्हारे से। अगला है अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, हाउ मच एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो हमें निकालनी है। ऑप्शन ए है हाफ C²V², ऑप्शन बी हाफ C/V², ऑप्शन सी हाफ CV², और ऑप्शन डी है हाफ C³ और V³। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट याद रखें हाफ CV² होता है, इसका पूरा डेरिवेशन है, वहां से ये निकलता है कि कितनी एनर्जी स्टोर करता है। तो जो कैपेसिटर होता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो स्टोर होती है इतनी, हाफ CV²। ठीक है, लेकिन अगर ये यही कह दे कि हाउ मच कैपेसिटेंस stored in पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में टोटल कैपेसिटेंस कितनी स्टोर होती है। ठीक, तो ऑप्शन अगर मैं दूं तो वो होता है A/ε0/d, ऑप्शन बी है A² F² और D², ऑप्शन सी है A³ और ऑप्शन डी है A/ε0/d²। तो जो इसका भी पूरा एक डेरिवेशन है कि कहाँ से निकलता है, तो जो हमारा आंसर है वो आता है A/ε0/d। याद रखें एनर्जी जो स्टोर होती है वो हाफ CV² होती है, और जो कैपेसिटेंस है पैरेलल के अंदर वो होता है A/ε0/d। ठीक है, एक मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अभी जो आया है कि एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ CV², ये अलग भी हो सकती है, वो देखे कैसे, क्योंकि C होता है वो क्या हुआ अपॉन में V होता है, तो मैं चेंजमेंट करके अपने इसी को फॉर्मूले को बदल सकता हूँ। तो हाफ C को अगर मैं लिख दूँ क्या हुआ अपॉन में V और इंटू में V², और इससे काट दूँ तो हमारी एनर्जी हाफ V इंटू क्या हो, ये भी हो सकती है। ठीक है, या फिर आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हो, V में हाफ C, V को लिख सकते हो आप क्या हुआ अपॉन में C
और वी का क्या लगाया हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा लो और एक इससे काट दो तो कितना आ गया हाफ क्या स्क्वायर अपॉन में सी। तो ये तीनों फॉर्म ही होती हैं, कोई से भी आपको मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज होती है वो यही यूज होती है हाफ सी स्क्वायर। तो ऑप्शन में तीनों आए तो ऑप्शन तीनों सही है, ठीक है, क्योंकि मॉडिफाई की हुई है टर्म्स। तो ये क्वेश्चन कर रहे थे कितनी कैपेसिटेंस स्टोर होती है, तो हमारा आंसर आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में टोटल स्टोर होती है वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ठीक है। लेकिन अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, इसी पे अगला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, what is effect on capacitance of parallel plate capacitor। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा वैन जब कोई भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लगा दे या फिर कंडक्टिव स्लैब लगा दे, ठीक है। तो जो हमारा कैपेसिटेंस है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो एक बात सुनो, चाहे डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लगा दे या कंडक्टिंग स्लैब लगा दे, दोनों के डेरिवेशन हम वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख ले, कुछ भी चीज़ अगर इंट्रोड्यूस कराता है तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होती है हमेशा। कि ये मान लो अगर कोई कैपेसिटर है, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ लगाते हैं, ठीक है, अगर आप कंडक्टिंग स्लैब लगा देते हो, ठीक है, तो भी हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, और अगर आप इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लगा देते हो तो भी हमारी जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है।